आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा या उसको मैं मार्क कर दूँगा किसी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स का और उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर का। क्लास 8 है तो इसमें हम ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, लेकिन जितना बेसिक ज़रूरी है उतना मैं आपको बताते चलूँगा। तो सभी लोग अपना कॉपी निकालेंगे और नोट करते चलेंगे और एक नोट बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फोर्स, इस वर्ड से आपको या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? फोर्स क्या है? तो फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल, है ना। और हम जानते हैं बल प्रयोग करते हैं तो कोई ना कोई वर्क होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या है उसका डिफिनीशन हमें बतलाएगा कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस। फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है अगर इसको हम समझना चाहें तो जैसे किसी का हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस होता है ना। वो अगर आता है तो हमारे साथ कुछ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हो, है ना। वैसे ही जब फोर्स आएगा तो फोर्स के इन्फ्लुएंस से कुछ ना कुछ होगा। तो फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ पोजीशन। अब ये स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हुआ? रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो क्या में कर देगा? रेस्ट में ला देगा, है ना। तो फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ पोजीशन यानी रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, शेप चेंज कर देता है। जैसे हम फोर्स यूज करते हैं, रबर का बॉल देखा होगा आपने, या पहले ज़माने में क्या अभी भी होता होगा, बट पहले ज़माने में थोड़ा सा हार्ड बॉल होता था, है ना। हम लोग के टाइम गुरु नाम का एक बॉल होता था रेड कलर का, तो वो बड़ा ही हार्ड होता था। जब कहीं पे लगता था ना तो 5 मिनट के लिए खेल बंद हो जाती थी, बिकॉज बैट्समैन रेडी नहीं होता था कि खेले कैसे। तो उसको वो जब फटता था ना तो उसके फटने का एक तरीका था प्रॉपर, है ना। मैक्सिमम टाइम वो कैसे फटता था? एकदम हाफ हाफ, मतलब कभी कभी तो जैसे मैं तैसे फट जाएगा तो उसमें दिक्कत है। फिर हाफ हाफ जब फटेगा तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, और वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, है ना। जैसे ही उसको हम चिपकाते थे अपने हथेली पे, है ना, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट करता था थोड़ा सा, है ना। ऐसे गोल होता था ना, ऐसे कैसे रहेगा बताइए? ऐसा ही नहीं रहेगा। अगर फटेगा कोई बॉल और उसका अगर आधा निकाला जाएगा तो ऐसा होगा। और इसके जब ऐसे हाथ पे रखते थे ना तो ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ता था ऊपर से, और उसके अंदर की हवा थोड़ी थोड़ी निकल जाती थी। पूरी तरीके से निकल जाएगी तो फिर तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, ऐसा हो जाएगा। बट थोड़ी सी हवा उसके अंदर रहती थी जिसके कारण कुछ देर के बाद वो निकल जाता था, बट मार्क बना देता था हाथ पे। और आपने ये किया भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा रबर का बॉल है या प्लास्टिक का भी बॉल है, हार्ड वाला नहीं, तो उसका शेप आसानी से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। साइज की बात कर लेते हैं। साइज भी बदलता है, आपने देखा होगा, है ना। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे का साइज बढ़ जाता है जैसे हम हवा उसमें डालते हैं। हवा डालने के लिए मशीन आती है, नहीं होती है तो अपना माउथ से भी हम ऐसा करते हैं। और जब माउथ से करते हैं तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, है ना। बिना फोर्स के तो पॉसिबल नहीं है। और मशीन का भी यूज कर रहे हैं तो फोर्स ही लगा रहे हैं, वो मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन बड़ा ही परफेक्ट है, आप ये लिख सकते हैं। अब देखा ये गया कि जो फोर्स होता है इसका रिलेशन किसी के साथ है ना। फोर्स का रिलेशन किसी के साथ है। और किसके साथ है रिलेशन? है ना, फूफा जी के साथ है, मामा जी के साथ? ऐसा नहीं है, मामा जी के साथ है, बट ये वाले मामा जी के साथ है एम। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम,
इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ठीक है, मास क्या होता है मालूम होगा, मास क्या होता है ये जान जाइएगा तो ये क्लियर रिलेशन पता चल जाएगा। मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ऐसे पढ़ना है आपको आगे भी, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन द बॉडी, जिस बॉडी का मास आप निकाल रहे हैं, है ना, उस बॉडी के अंदर जो मैटर की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, मास कहलाएगी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्लियर है। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो ये हम समझ सकते हैं कि मास अगर समझना है, मान लीजिए, तो अगर हम इसको समझाएं इस तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कुर्सी जो बना हुआ है, कुर्सी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और चेयर बना किससे है बताइए, वुड से या आयरन का यूज किया गया होगा। तो वुड और आयरन जो है, वुड और आयरन जो है वो क्या है, वुड और आयरन मैटर है, और जो चेयर है वो क्या है, आपका बॉडी है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो मास ऐसा होता है, मास के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता नहीं है ना, which can never be changed, which can never change, जो कभी नहीं बदल सकता है वो कांस्टेंट। तो मास कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है ना। लेकिन ये कब तक पढ़ना है आपको, 9 क्लास तक। उसके आगे जाइएगा तो मास चेंजेबल हो जाता है, वो वेरिएबल हो जाता है, ठीक है ना। मास भी बदलता है, और मास का रिलेशन किसके साथ होता है, तो उसके स्पीड के साथ, ठीक है ना। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बदलना है तो उसका स्पीड बदल लीजिए। अब बोलिएगा इसका मतलब ये हुआ कि मैं खड़ा हूँ तब तो मेरा मास ओरिजिनल है, जैसे ही मैं दौड़ना शुरू करूँगा मेरे मास में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसा होता है, बट वो इतना मिनिमम लेवल का चेंज होता है जिसको आप नोटिस नहीं कर पाते हो। बातें समझ में आई। अगर आपका स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास हुआ, या उससे थोड़ा कम या उससे ज़्यादा, तब आपका स्पीड मास को ज़रूर चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन उस स्पीड तक जाना अभी तक पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो ये बात है, मास के बारे में जान गए। अभी मास जो होगा अगर बढ़ेगा तो फोर्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप देखे होंगे ना, अगर मास को हम रिलेट करते हैं साइज से भी ना, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, एक ही तरह के लकड़ी का यूज किया है हमने, एक बड़ा कुर्सी एक छोटा कुर्सी है, तो हम समझ लेते हैं कि बड़े कुर्सी के पास ज़्यादा मास है, छोटे कुर्सी के पास कम मास है। तो बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट यानी बड़ी कुर्सी को एक जगह से दूसरे जगह अगर लेके जाना हो तो बताइए कम फोर्स लगाना पड़ेगा या ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। छोटे वाले को अगर लेके जाना है एक जगह से दूसरे जगह तो क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, काम चल जाएगा कम से भी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। इसका मतलब वो ये होता है कि एम जब बढ़ेगा तो एफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है कि जो एफ होता है यानी जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन, अब ये ए मतलब एक्सेलरेशन हुआ, और ये होता क्या है ये समझिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अगर आप कभी गाड़ी पर बैठे हो या आपने बात करते हुए देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि थोड़ा सा गाड़ी को एक्सेलरेट करिए, तो गाड़ी को एक्सेलरेट तो थोड़ी करना है ना, एक्सेलरेट इसको करना है, गाड़ी अपने आप हो जाएगा एक्सेलरेट, ठीक है। तो एक्सेलरेट करना मीन्स ये होता है कि आप उसको
जिस गति से वो चल रहा है उससे आप उसको तेज कर दें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन उसी से बना है। एक्सेलरेट से क्या बना? एक्सेलरेशन। क्या कहा गया कि जितना स्पीड उसका है उससे क्या कर दीजिए, उसका स्पीड ज़्यादा कर दीजिए, है ना, स्पीड ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखूँगा चेंज इन स्पीड नहीं, मैं लिखूँगा चेंज इन वेलोसिटी। और मैंने ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज जब वो जाएगा, जब वो एक्सेलरेट करेगा तो किसी खास डायरेक्शन में करेगा, और जब डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब कोई गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करती है, कोई कम करती है, तुलना कैसे करेंगे कि कौन ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, कौन कम, कौन ज़्यादा खाना खा रहा है, कौन कम, कैसे तुलना होती है? एक तो ओवरऑल तुलना होती है कि किसी ने 50 पूड़ी खाया, किसी ने 20 पूड़ी खाया, 50 पूड़ी वाले का ज़्यादा। लेकिन एक स्पीड टेस्ट होता है, बोला जाता है कि 1 घंटे में तू कितना रोटी खाएगा, और 2 आदमी को बैठाया जाता है, एक आदमी ने 1 घंटे में 50 रोटी खाई, एक ने 20 रोटी खाई, किसका ज़्यादा? सिंपल सी बात है, 50 की ज़्यादा है। टाइम दोनों का फिक्स है, जीता कौन? 50 वाले ने। बातें समझ में आ गई? यहाँ पर जब टाइम फिक्स कर लेते हैं तो स्पीड पता चल जाता है किसी भी चीज़ का, तो वही है चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम सिर्फ लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तुलना नहीं करेंगे किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, किसका कम है। तो हमने क्या कर दिया? टाइम फिक्स कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, वो क्या कहलाएगा? उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। समझ में बातें आई? 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम का मतलब, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड में जितना चेंज होगा उसका वेलोसिटी, वो क्या कहलाएगा? उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर मैं इसको मतलब लिखूं थोड़ा सा फॉर्मूला की तरह, तो कैसे लिख सकता हूं? तब सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन में लिए, एक्सेलरेशन का सिंबल क्या? ए बराबर लगा लेंगे चेंज इन वेलोसिटी। कैसे होगा? कैसे पता चलेगा? चेंज इन प्राइस। कैसे पता चलता है? फाइनल प्राइस या न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, प्राइस। यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे क्या होगा? पर यूनिट टाइम। बोलो ना हाँ या ना। अब बोलिएगा इसका तो सिंबल आपने यूज किया, इन दोनों का सिंबल आपने यूज नहीं किया है ना, टाइम का। तो उसको भी कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का सिंबल भी होता है, इनिशियल का यू होता है, और टाइम का क्या होगा? टी। फॉर्मूला इज तैयार, है ना। यानी जब आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पर फोर्स का रिलेशन मास के साथ बतलाया, फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा एक्सेलरेट कराना होगा उतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आपने देखा होगा नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक में होता है, जब कभी भी आप रोड पे जाते हो ना, और कहीं कहीं आपको ऐसा बहुत कम समय मिलता है कि आप वहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो उधर से गाड़ी आ रही होती है और आपको साइड लेना होता है। तो जो नॉर्मल गाड़ी होती है ना, स्प्लेंडर प्लस या नॉर्मल गाड़ी, तो एक्सेलरेट करते 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 आपको ऐसा फील हो जाता है कि नहीं हम निकल नहीं पाएंगे, है ना। आपको साइड लेना होता है, आगे आगे एक ट्रक जा रही है और आपको इधर से साइड लेना है, उधर से भी एक ट्रक आ रहा है, और वहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम गैप होता है। वो टाइम गैप अगर आपके पास सुपर बाइक होगी, मतलब स्पोर्ट्स बाइक होगी, तो आप आसानी से उस टाइम गैप को कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय होता है और बहुत ही जल्दी एक्सेलरेट करता है वो गाड़ी। क्यों? क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा मतलब क्या? कि वो ज़्यादा क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो एक्सेलरेट करने का मतलब होगा क्या? कि भाई जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? फोर्स का रिक्वायरमेंट उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे उतना ही ज़्यादा किसका रिक्वायरमेंट होगा? फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर बातें समझ में आई आपको यहाँ तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्सेलरेशन। मैं इसको लिख लूँगा इक्वेशन 1 और इसको मैं लिख लूँगा इक्वेशन 2, है ना। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, यूनिटरी मेथड में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों को मिला करके, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों ऊपर ही है तो इनटू में हो जाएगा, अगर कोई नीचे रहता तो नीचे आ जाता, है ना। देखो मैंने इन दोनों को सिर्फ शामिल कर लिया, लिखा हुआ सेम ही है तो कोई अलग नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब ये वाला साइन से मैथमेटिकली थोड़ी हम इसको बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। देखिए जो फोर्स है, जो फोर्स लगता है वो मास और एक्सेलरेशन के क्या है, बराबर है। फोर्स यहीं पे छोड़ देंगे, एम इंटू ए को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, है ना, और ये वाला साइन ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अरे बोलो ना यस और नॉट। क्यों? क्योंकि आप देखो जो फोर्स है और जो मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू है दोनों सेम आएगा। ये बढ़ है ना, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ है, और कोई बाहरी इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला साइन को हटाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, एफ यहाँ पे लिखा, ये वाला साइन को मैंने क्या किया, इक्वल करने के बाद मुझे एक कांस्टेंट लेना होगा जो मैं क्या लूँगा, के, और एम इंटू क्या हो जाएगा, ए। अब एफ का एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। बोलिएगा के कहाँ गायब हुआ, तो के क्या है, कांस्टेंट है ना, और के का वैल्यू कितना लिया गया है, 1। तो के के जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो एम इंटू ए ना रहेगा, क्योंकि के को थोड़ी प्रभाव डालेगा कुछ। अब आपके मन में होगा के का वैल्यू 1 का है लिए, क्योंकि कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं है ना। जैसे आप आगे पढ़िएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, ऐसा कुछ। के का वैल्यू होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट में 9 × 10⁹। लेकिन यहाँ पर कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए के का वैल्यू कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। 1 लेने पर क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू, बताइए, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पर न्यूमेरिकल मिलेगा, कैसा मिलेगा, मास दिया हुआ रहेगा 10 kg, है ना, या 10 ग्राम, और एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये केजी में है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर केजी में नहीं है तो इसमें 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड, और केजी में चेंज होगा। जब भी आंसर आएगा ऐसा यूनिट के फॉर्म में आएगा। तो केजी में अगर है और ये मीटर पर सेकंड में है तो गुना करेंगे डायरेक्ट, अगर नहीं है तो देखिए हमने 1000 से भाग किया, 5, 20, 25, 100, यानी कितना आया, 1/20, है ना। और फोर्स का SI यूनिट जो है वो आगे हम बताएंगे, वो होता है आपका न्यूटन, ठीक है ना। ये 1/20 न्यूटन वैल्यू आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस पर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब आगे देखते हैं। हमने जान लिया कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के, मास के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अगर उसका यूनिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, केजी। एक्सेलरेशन के जगह पे क्या होगा बताइए, मीटर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे हुआ मालूम चला। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटेगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी ना आएगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी आएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, टाइम आपका। तो वेलोसिटी का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का तो सेकेंड है, ये है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसको मतलब लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया एक्सेलरेशन का। अब इन दोनों को शामिल करिए तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट, ठीक है। लेकिन इसको स्पेशल नाम दे दिया गया, इसको कहा गया कि भैया न्यूटन जी ने बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं इससे रिलेटेड, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन भी कहेंगे इसे।
फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो आपको लिखना है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 1 न्यूटन को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 न्यूटन। और अभी से मैं सिखा रहा हूँ फ्रॉम 8th क्लास, आप आगे आपको काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी इसमें मतलब इस क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है इस क्लास में, ये वाला मास इनटू एक्सेलरेशन और उस पर न्यूमेरिकल। बट डिफाइन 1 न्यूटन कैसे होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए 1 न्यूटन क्या है, एक फोर्स है, तो लिखेंगे 1 न्यूटन इज द फोर्स, है ना, विच जो क्या कर लेता है, एक्सेलरेट करता है। आपने देखा था कि एक्सेलरेशन करता है, एक्सेलरेट ए बॉडी, है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो केजी में भी 1 है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी 1 है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है ना, विथ मास कितना 1 केजी, और मास कितना है 1 केजी है। ये जो भी लिखा हुआ है ना, इसी से मैंने ये डिफरेंशियल क्रिएट किया है, और आपको ये 10 क्लास तक काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आपका 10 में तो 2 नंबर पक्का आने वाले हैं इससे। एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ना, पूछ देता है 1 एम्पियर बताइए, 1 वॉट बताइए, 1 वोल्ट बताइए, है ना, 1 ओम बताइए, तो वहाँ पर ये काम आने वाला है। इसलिए मैंने ट्रेनिंग दे दी है एक छोटी सी, क्या है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे आया, फार्मूला से आया। फिर डिफाइन 1 न्यूटन कैसे किया, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच एक्सेलरेट ए बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच विथ मास 1 केजी। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, डिफाइन 1 न्यूटन तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे है अभी एक्सेलरेशन में मैंने बताया था आपको वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब किसी स्पीड से हम जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वही वेलोसिटी हो गया, स्पीड विथ डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है अगर दिखाना हो तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है v, और ऊपर ऐसा एरो का निशान, एरो का निशान बतलाता है कि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है ये है कि ये किस तरह का क्वांटिटी है, सवाल पूछा जाता है। तो जो फोर्स होता है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स जो होता है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बोलिए कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज जो होते हैं वो 2 तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जितने भी होते हैं, क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, दोज, है ना, विच आर मेजर्ड, जिसको आप मेजर्ड कर सकते हो, जिसको माप सकते हो, है ना। दोज विच आर मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो किसको माप सकते हो, मास को। किसको माप सकते हो, करेंट को। करेंट छोड़ दो, करेंट तो जानते नहीं होगे वैसा। किसको माप सकते हो, टाइम को, है ना। मास और टाइम को तो पक्का माप सकते हैं। किसको माप सकते हैं, टेम्परेचर को, है ना। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है कि वो स्केलर है और एक को कहा जाता है कि वो वेक्टर है। स्केलर कहा जाता है जिसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड, है ना, एंड डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों साथ में होते हैं तो उसे वेक्टर कहा जाता है, और स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के, स्केलर एंड वेक्टर।
स्केलर किसे, मैग्नीट्यूड जिसमें होता है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। कितना फोर्स लगाया कोई पूछेगा तो बताएंगे कि 10 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया, ये मैग्नीट्यूड है, ये आपने बताया। और किस डायरेक्शन में लगाया ये भी आप बता सकते। फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है। आप इधर से लगा रहे हो फोर्स, है ना, तो इधर से इधर ही ना लगेगा। इधर से आप इधर लगा रहे हो, उधर से इधर लग जाएगा, बोलेगा कि नहीं नहीं लग जाएगा। तो बोले कैसे, तो आप इधर से इधर लगा रहे हैं, फ्रिक्शन उधर से उधर आ रहा है। अरे भैया तो फ्रिक्शन का ना फोर्स इधर से इधर है, आपने किधर लगाया, आपने इधर से इधर लगाया, आपका तो इधर से इधर जा रहा है ना। फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या है बताओ, ये आगे जानना है। ऐसे वो एक प्रकार का एक्शन का रिएक्शन है। आप इधर से धक्का दे रहे हो तो एक तरह से आप जमीन को धक्का दे रहे हो, चल रहे हो तो जमीन को धक्का दे रहे हो, तो जमीन भी आपको धक्का देती है। कैसे धक्का देती है वो आगे जानेंगे, बट यही बात है। समझ में आया। तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पता चल गया, जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के, स्केलर और वेक्टर। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे उन्हें क्या कहेंगे, स्केलर। जिनके पास दोनों रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे, वेक्टर। सॉरी, एक को स्केलर और एक को क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ऐसा यूनिट आपने जान लिया। सिंबल क्या होता है फोर्स का, आपने ये जान लिया है। सिंबल फोर्स का एफ होता है ना। सिंबल फोर्स का क्या होता है, एफ होता है। ऐसा यूनिट आपने जान लिया, ऐसा यूनिट आपने जान लिया। क्या जाना आपने, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, है ना। और एक और सवाल जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाता है कि CGS यूनिट क्या है ना। ये तो ऐसा यूनिट हो गया। CGS यूनिट आपसे पूछा जाएगा, तो चलिए बता देते हैं CGS यूनिट क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, है ना। ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑन विच वी कंपेयर, जिस पे हम लोग तुलना करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को, जिनको मेजर किया जाता है, उनकी हम तुलना कर लेते हैं। अब बोलेगा ऐसे कैसे, तो देखिए सुनिए, टाइम का ऐसा यूनिट क्या, सेकंड। तब 5 सेकंड हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार। और फिर मैंने 10 सेकंड बोला, तो तुलना तो हुआ ना कि 10 सेकंड इज बिगर देन 5 सेकंड। अगर हमें यूनिट नहीं मालूम रहता, मान लीजिए हमको सेकंड पता ही नहीं रहता, कैसे पता करते, कैसे तुलना करते, कैसे चीज़ों को निकालते हैं, कैसे टाइम को डिवाइड करते, कोई पैटर्न नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होती। ठीक है, तो ओरिजिनली में यूनिट की ज़रूरत तभी पड़ी। लोग जब पहले आपस में व्यापार करते थे तो कैसे करते थे, मान लीजिए हम यहाँ से इंग्लैंड गए तो हम 5 बोरा लेके जाएंगे धान, और वहाँ से 5 बोरा गेहूँ हमारा मिल जाएगा। भले गेहूँ ज़्यादा मतलब महंगा है, बट मुझे देना पड़ेगा उनको 5। या हो सकता है कि एक पैटर्न वहाँ पर भी होगा कि नहीं, 5 की जगह पे आपको 4 मिलेगा, बिकॉज गेहूँ ज़्यादा मतलब महंगा होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया होगा वैसे भी, लेकिन वैसे काम नहीं चलता है। वैसे काम कैसे चले, तो तभी लोगों ने सोचा कि देखिए एक यूनिट की ज़रूरत है, तो स्टार्ट तो हो गई। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में बताया गया, जैसे 9th क्लास में पढ़ना है तो शुरू में बताया गया कि भाई एक यूनिट है जिसको बोलते हैं CGS यूनिट। कहाँ चलता है भाई, तो फ्रांस में चलता है ना, या उसके जितने भी टेरिटोरी होंगे, मतलब जहाँ पे ये शासन करता होगा। फ्रांस एक बड़ा ही महान देश था, है ना। अगर थोड़ा सा ये ध्यान दे देता तो इंडिया पर भी ये शासन कर लेता, लेकिन समझदार नहीं निकला, है ना। और बाजी किसने मार ली, ब्रिटिश लोगों ने। तो फ्रांस जो है वो कौन सा यूनिट चलाता था, CGS यूनिट। इसका मतलब ये था कि जो लेंथ होगा उसको मैं C यानी सेंटीमीटर में मापूंगा, जो मास होगा उसको मैं G यानी किस में मापूंगा, ग्राम में, और जो टाइम होगा उसको मैं किस में मापूंगा, सेकंड में। ठीक है, ये कहानी थी। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को किस में, सेकंड में। अब मान लीजिए हम जा कर के फ्रांस में उस समय जब ये चलता था, अभी तो सब जगह कॉमन चलता है,
तू समझ आके बोलता है सुनो मुझे 5 मीटर कपड़ा दो, है ना, कपड़ा सिलाना है, या 10 मीटर कपड़ा दो। वो बोलता है कि ये मीटर, स्कूटर और फीटर हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ चलता नहीं। आप बोलो सेंटीमीटर, हाँ मीटर से सेंटीमीटर पकड़ लेता वो अलग बात है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि 5 मीटर क्या होगा क्योंकि मीटर चलता ही नहीं था वहाँ। ठीक है, आगे सीजीएस के बाद एक और सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम ये कहाँ चलता था? ये ब्रिटिशर्स चलाते थे लोग, ब्रिटिशर्स। ये जहाँ जहाँ शासन किए ना वहाँ पे ये चलाते थे। और इसमें क्या था कि लंबाई जो होगी उसको मापा जाएगा किस में? फुट में। जो मास होगा उसको किस में? पाउंड में। और जो टाइम होगा उसको किस में मापेंगे? सेकंड में। क्योंकि वाह, लेकिन वही था ना, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा। फिर बाद में आया एक और एम के एस, ये कहीं कहीं चलता था। एम मतलब क्या हो गया? मीटर। के मतलब क्या हो गया? केजी यानी किलोग्राम। और एस मतलब सेकंड। तो आपने देखा टाइम तो सब जगह फिक्स था बट बाकी चीज़ें बदल रही थी। फिर बाद में इसी सिस्टम को एक तरह से एडॉप्ट किया गया, है ना, 1971 में, 1971 में, है ना। सब लोग इकट्ठा हुए एक जगह पे फ्रांस में। उन्होंने कहा कि नहीं चलो हम बनाते हैं क्या? एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट कितने होते हैं? है ना, 7 होते हैं। मतलब एसआई यूनिट 7 नहीं होते हैं, फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। लेकिन वहीं पर हुआ तय कि फंडामेंटल यूनिट का या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट तय करेंगे, है ना। और वो एसआई यूनिट के नाम से जाना जाएगा। और जो मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। यानी अगर मैं कहूँगा कि आपको लेंथ को मीटर में मापना है तो आपको फिर फुट में और सेंटीमीटर में मापने की जरूरत नहीं है। मापिएगा तो दिक्कत आपको होगी क्योंकि हर एक दुनिया का लोग वो मानेगा ही नहीं, सब लोग तो मीटर मानेगा। बातें समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है जहाँ तक। ठीक है, तो बाद में ऐसा सिस्टम आया। तो वही मैं बोल रहा था कि सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या होगा? तो ऐसा यूनिट क्या था? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सीजीएस में बदलना है तो सीजीएस मतलब क्या हो गया? केजी को किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में। तो ग्राम में बदलने के लिए कितना? 1 kg में कितना ग्राम? 1000। और इंटू मीटर को किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी 10 पे पावर क्या होगा? 5। केजी है तो क्या हो जाएगा? ग्राम। और मीटर है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, है ना। और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, यानी 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इसी को फिर स्पेशल नाम दे दिया गया, इसको कहा गया कि तुम इसको डाइन भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया? 10 पे पावर कितना? 5 डाइन। ठीक है ना, DYNE डाइन। चलिए ठीक है, समझ में इतना आ गया होगा।